नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार आज की एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच में हूं। हिंदुस्तान की राजनीति और समाज व्यवस्था में जो ओबीसी एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, शायद एक नहीं सबसे ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस ओबीसी के आरक्षण को लेकर बंगाल हाईकोर्ट का, कोलकाता हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। फैसला यह है कि 2010 से 2024 के बीच राज्य में जितने ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, उनको सबको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और कहा है कि राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग एक बार फिर से तय करेगा कि कौन सी जातियां पिछड़ा वर्ग आरक्षण की पात्र हैं और कौन सी नहीं है। यहाँ पर यह बात बतलाना जरूरी है कि 2011 में, मई 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी बंगाल की, लेकिन मई 2011 के पहले करीब 1.5 साल 2010 से ये सर्टिफिकेट रद्द किए गए हैं सारे के सारे, तो वो 1.5 साल वहाँ वाम मोर्चे की सरकार थी। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि ओबीसी सर्टिफिकेट शायद 2010 से ही वहाँ बन रहे थे ऐसे किन्हीं पैमानों के आधार पर, जिनको सबको कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द किया है। 2 जजों की बेंच है। इससे करीब 5 लाख लोगों के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र रद्द हो गए आज की तारीख में। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी आम हिकारत के साथ कहा है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानती। ठीक है, हर किसी का हक है हाईकोर्ट के फैसले को न मानने का और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो ममता बनर्जी ने कोई बहुत अटपटी बात नहीं कही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ पिछले वर्षों में लगातार कई तरह के ऑर्डर किए हैं। मैं उनमें से हर ऑर्डर के मेरिट पे नहीं जा रहा हूं कि वो आदेश जायज़ थे नाजायज़ थे, उस पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ममता बनर्जी सरकार के बहुत से फैसले गलत रहे हैं और उन फैसलों के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश आए हों, फैसले आए हों समय समय पर। इसलिए हम अभी कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले किन वजहों से आए हैं उन पे मैं नहीं जा रहा हूं। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ है, हाईकोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दिया, वहाँ पे अगले ही दिन बीजेपी में चले गए, अभी शायद चुनाव भी लड़ रहे हैं वहाँ से। दिलचस्प बात यह है, उनके कुछ बयानों को आपत्तिजनक मानकर चुनाव आयोग ने कल उनके प्रचार पर रोक भी लगाई है। हाईकोर्ट का जज, परसों जज, कल उम्मीदवार, आज प्रतिबंध लग गया चुनाव आयोग का प्रचार पर। बड़े रफ्तार से जज साहब ने ये तरक्की की है। आमतौर पर चुनाव आयोग से प्रतिबंध लगने लायक नेता बनने में खासा समय लगता है। जज साहब जो हैं परसों तक जज थे, कल वो उम्मीदवार हो गए बीजेपी में आके, आज उन पे प्रतिबंध लग गया। एक जज से कुछ नहीं होता कि पूरा का पूरा कोलकाता हाईकोर्ट जो है ममता विरोधी है, ऐसा उससे साबित नहीं होता है। लेकिन मैं इस मुद्दे पे आऊँ, ओबीसी के मुद्दे पर। 5 लाख लोगों के ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो गए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से। हो सकता है कि ममता सुप्रीम कोर्ट जाए इसके खिलाफ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से स्थगन मिल जाए, हो सकता है कि फैसला ये खारिज भी हो जाए। हाईकोर्ट के बहुत से फैसले सुप्रीम कोर्ट में पलटते हैं। मैं कोई अभी पूर्वाग्रह पालना नहीं चाहता कि ममता का यह फैसला गलत ही था, क्योंकि अभी देश की सबसे बड़ी अदालत बाकी है। लेकिन मैं ओबीसी के मुद्दे पे आना चाहता हूं और एक चीज़ जो ज़रूरी है इस फैसले के साथ बताने के लिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने इस फैसले में लिखा है कि इस दौरान जितने लोग इस आरक्षण की वजह से नौकरी या दाखिला कहीं पा चुके हैं वो इस फैसले से प्रभावित नहीं होगा। यानी उस सर्टिफिकेट के आधार पे जो लोग जहां जो फ़ायदा पा चुके हैं उसको खारिज नहीं किया है कोलकाता हाईकोर्ट ने। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब मैं थोड़ा सा बंगाल से बाहर भी निकलता हूँ। हालांकि बंगाल के बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात कहने को रह गई है जो मैं आपको बतलाता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। देश के गृह मंत्री और भाजपा के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ममता बनर्जी की इस बात के लिए निंदा की है कि उन्होंने कहा है कि हम हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेंगे। ये बोल चुका हूँ मैं।
अमित शाह ने कहा, क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो सकता है जो हाईकोर्ट का फैसला न माने? उन्होंने कहा, जो ओबीसी आरक्षण में जिन जातियों को जोड़ा गया उनमें 118 मुस्लिम जातियां हैं। मैं नहीं जानता कि ये बात जो है ये पूरी तरह से सच है या चुनावी बयान है। जो उन्होंने कहा है मैं ज्यों का त्यों आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया। ये साफ साफ कहा है कोलकाता में अमित शाह ने। उन्होंने बिना सर्वे के मुसलमानों को आरक्षण देने का आरोप लगाया। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि पश्चिम बंगाल का जो ओबीसी आयोग है उसकी सिफारिशों के बिना ममता बनर्जी ने ये लागू कर दिया और ये सर्टिफिकेट देने लगे। लेकिन एक दूसरी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, उनको यह जानकारी लगी है कि पिछली भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में उसने भी नगरीय निकायों में इस तरह के ओबीसी प्रमाण पत्र बनाए थे म्यूनिसिपलों में, लिहाजा वे इसकी जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के ओबीसी सर्टिफिकेट भूपेश बघेल की सरकार के दौरान म्यूनिसिपलों से बने थे, जिसकी विजय शर्मा मौजूदा भाजपा के गृह मंत्री इसकी जांच कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने वाला मामला है। इसके ज़्यादा आंकड़े, ज़्यादा जानकारी हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं अगर ऐसे सर्टिफिकेट बने हैं, इनकी जांच हो रही है, तो ऐसे सर्टिफिकेट जिनको मिले हैं वो इसको देख सकते हैं। हमको भी इसकी ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हालत ये है कि छत्तीसगढ़ में संविधान की जो सीमा है 50% आरक्षण की, उससे काफ़ी आगे बढ़कर ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का एक विधेयक विधानसभा से पास किया था भूपेश बघेल सरकार के वक्त, और वो राजभवन में जाके पिछली राज्यपाल अनुसुईया उइके के समय से वहाँ पे फंसा हुआ है। अभी तक राजभवन ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया है। राजभवन या राष्ट्रपति भवन को ऐसा अधिकार रहता है कि वो किसी चीज़ को लंबे समय तक रोक सकते हैं, तो रुका हुआ है वहाँ पर वो। ओबीसी का आरक्षण छत्तीसगढ़ में बढ़ नहीं पाया है। इस बीच में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक दूसरी खबर आपको देता हूँ। महाराष्ट्र में मराठा जाति जो है उसने अपने लिए वहाँ पर सरकार की बाह मरोड़कर, आंदोलन चलाकर सरकार की बाह मरोड़कर 10% मराठा आरक्षण लागू करवा लिया है, क्योंकि ओबीसी की सीमा के बाहर 10% है। आप समझिए इस बात को। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण अलग हैं, जो केंद्र सरकार ने पूरे देश में जो लागू किया है कानून बनाकर, अनारक्षित तबकों के गरीब लोगों को 10% आरक्षण वो अलग है। मराठा आरक्षण जो है ओबीसी तबके के बाहर मराठा आरक्षण 10% महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। तो ऐसा अलग अलग राज्य जो हैं अलग अलग तरीके के आरक्षण कर रहे हैं। मुझको कुछ लोगों ने ऐसे दस्तावेज भेजे हैं जो बतलाते हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से मध्य प्रदेश में ओबीसी के भीतर मुस्लिम जातियों को आरक्षण है। ऐसा मेरे पास दस्तावेज भेजे गए, गजट नोटिफिकेशन है। आप बात समझ रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय का जो ओबीसी आरक्षण है जो लागू है छत्तीसगढ़ में अभी भी, उसमें भोपाल से, राजधानी भोपाल से उस वक्त शायद बीजेपी सरकार के वक्त ये आरक्षण लागू किया गया था, जिसमें मुस्लिम जातियों को ओबीसी में गिना गया था। और बाद में तो लगातार बीजेपी की सरकार रही 15 साल वहाँ पर, 15 साल के बाद भी रही, अभी भी बीजेपी की सरकार है। कोई मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म नहीं किया गया। हालांकि इस चुनाव में जगह जगह बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण ओबीसी में से ख़त्म करेंगे, ये कहा है जगह जगह। मुझको एक खबर ये भी देखने मिली है कि गुजरात में भी ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण है, लागू है, जहाँ
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए थे। लेकिन मैं लौटकर ओबीसी आरक्षण पर आता हूं और महाराष्ट्र की मिसाल को आगे बढ़ाता हूं। महाराष्ट्र में मराठा जाति, जो कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से बड़ी मजबूत जाति है, जो पिछड़ा बिल्कुल भी नहीं है, वो जाति पिछड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं है, उसने अपने लिए आरक्षण 10% वहाँ जुटा लिया। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में ये बात हो रही है कि ओबीसी के तहत उनको नहीं दिया गया है, ओबीसी से परे दिया गया है, क्योंकि मराठा समाज में कुछ लोग जो हैं अपने आप को ओबीसी नहीं मानते हैं और बहुत सारे लोग ओबीसी मानते हैं। बहुत सारे लोग ओबीसी के तहत आरक्षण चाहते थे, उनको अंदाज नहीं था कि ओबीसी के बाहर भी हो सकता है। कुछ लोग जिनको ठीक नहीं लगता था अपने आप को ओबीसी कहना, उन्होंने ये 10% मराठा आरक्षण का एक अलग स्लैब वहाँ क्रिएट करवाया है, जो विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ है। अब देखने की बात यह है कि जो देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टियां, ये सारे लोग, और जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के साथ थे, लालू और राहुल के साथ थे, तब तक वो भी ओबीसी जनगणना, ओबीसी आरक्षण, जाति जनगणना, इन सब के पक्ष में थे। उनके साथ रहते हुए इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में वायदा किया था कि उसकी सरकार देश में बनने पर पूरे देश में जाति जनगणना करवाई जाएगी। जाति जनगणना का सबसे बड़ा फायदा ओबीसी को मिलने का एक अंदाज लोग लगाते हैं, जानकार लोग। अब क्या होने जा रहा है ओबीसी के आरक्षण का? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उनका वायदा है कि हम पूरे देश में जाति जनगणना करवाएंगे। छत्तीसगढ़ में जितने ओबीसी आरक्षण अभी है, भूपेश बघेल की सरकार ने उससे बढ़ाने का वायदा किया था, विधेयक भी पास करा लिया था। क्या होना चाहिए? आपको एक फर्क छोटा सा बताता हूं, अगर आपकी याद में न हो तो। देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण हैं, जो दलित और आदिवासी बोलचाल की जुबान में कहा जाता है, इन तबकों के लिए जो आरक्षण है, इनमें किसी तरह की कोई क्रीमी लेयर नहीं है, मलाईदार तबका नहीं है कि आपकी कमाई कितनी होगी तो आप इसके पात्र नहीं रह जाएंगे। ST/SC आरक्षण में ऐसा कोई नहीं है क्रीमी लेयर। लेकिन 8 लाख रुपए सालाना कमाई वाले जो ओबीसी परिवार हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। वो मलाईदार तबका गिन लिए जाते हैं, क्रीमी लेयर मान लिए जाते हैं। जिनकी कमाई 8 लाख से नीचे है उनको ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलता है, लेकिन ST/SC आरक्षण में इसको लागू नहीं किया गया है। इसलिए ST/SC तबके के अगर कोई करोड़पति हैं, अरबपति भी हैं, तो उनके बच्चे भी आरक्षण के पात्र हैं। ये एक फ़र्क है दोनों तबकों में, बहुत बड़ा, ओबीसी में और ST/SC में, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब मैं ओबीसी के ऊपर वापस लौटता हूँ। हम ST/SC को छोड़ देते हैं कि वहाँ मलाईदार तबके की सीमा लागू नहीं है। ओबीसी में इतना बड़ा तबका है, देश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा ओबीसी है, उसके लिए ये आरक्षण लागू है। अब इसमें 8 लाख रुपए की जो क्रीमी लेयर की जो सीमा रखी गई है, क्या ये सही है? क्या इसको कम किया जाना चाहिए? 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख करना चाहिए, या इसको 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या इसमें और जातियों को जोड़ना चाहिए? क्या और जातियों को जोड़ें तो उनको अतिरिक्त आरक्षण देना चाहिए? अगर आप अतिरिक्त आरक्षण देंगे तो 50% से सीमा वैसे ही बढ़ जाएगी। 10% अनारक्षित तबके के गरीबों के लिए वैसे ही एक अलग आरक्षण मोदी सरकार ने किया हुआ है, और उसमें छन्नी इतनी मोटी रखी गई है कि 85% लोग उसमें आ जा रहे हैं। सवर्ण तबके के 85% लोग उस आरक्षण के पात्र हो गए हैं। उस आरक्षण का कोई मतलब भी नहीं रह गया है। उसमें इतने पैसे वाले लोग आ जा रहे हैं अनारक्षित तबके के कि वो सबसे गरीब लोगों के काम का नहीं रह गया है। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। अभी हम ओबीसी पे बात करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ओबीसी जातियों के आधार पर है कि उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति पिछड़ी हुई
है कि नहीं, कितनी पिछड़ी हुई है। मेरा लगातार ये मानना है कि जो क्रीमी लेयर है, मलाईदार तबके की जो सीमा है, वो सीमा ऐसी रहनी चाहिए कि जिसमें सच में ही गरीब और कमज़ोर को फ़ायदा मिल सके। उन्हीं जातियों के आप रखिए, आप ओबीसी आरक्षण उतना ही फीसदी रखिए, लेकिन उस समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए रखिए। उस समाज के जो सबसे संपन्न लोग हैं वो आज ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा पा रहे हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। क्रीमी लेयर जो 8 लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय की जो सीमा है, ये सीमा उन लोगों पर तो कड़ाई से लागू हो जाती है जो तनख्वाह वाले हैं, जिनका सरकार या किसी कंपनी में जिनकी तनख्वाह बनती है, वो छुपा नहीं सकते अपनी आय को, वो तुरंत इस घेरे में आ जाते हैं। अगर परिवार के लोगों की आय 8.5 लाख या 9 लाख है तो वो आरक्षण के बाहर हो गए उस परिवार के बच्चे। लेकिन जो कारोबारी हैं, किसान हैं, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी पूरी कमाई गिनाती नहीं है, जिनको कमाई को छुपाने या कम दिखाने की गुंजाइश है, उनका क्या होता है? उनके बच्चे जो हैं, अगर उनके परिवार की आय 25 लाख रुपए भी है, लेकिन अगर अकाउंट में, खाते में वो 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख दिखा रहे हैं, तो 8 लाख से नीचे वाले लोग पात्र हो जाते हैं उसके। ये एक बहुत बड़ी विसंगति ओबीसी के भीतर है, जिसमें 8 लाख तनख्वाह पाने वाले जो हैं उनके बच्चे अपात्र हो जाते हैं, और 20 लाख साल की कमाई वाले, अगर उन्होंने अपनी इनकम टैक्स से छुपाने के लिए कमाई कुल 7 लाख 6 लाख दिखाई है, तो उनके बच्चे पात्र हो जाते हैं। इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि इस मलाईदार तबके की सीमा जो है, इसको कैसे कड़ाई से लागू किया जा सकता है। इसको लागू अगर नहीं किया जाएगा तो तनख्वाह पाने वाले लोग जो हैं उनके बच्चे नुकसान में रहेंगे, खासकर सालाना 8 लाख से अधिक तनख्वाह की कमाई वाले लोग, क्योंकि वो दर्ज हो जाती है तनख्वाह, उसमें इधर उधर हेरा फेरी नहीं हो सकती, उसमें आप कुछ छुपा नहीं सकते। अब छत्तीसगढ़ में जहां पर कि ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की बात थी, वहां आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि ओबीसी के जो सर्टिफिकेट बांटे गए हैं नगरीय निकायों से, म्यूनिसिपलों से, हम उनकी जांच करवाएंगे। मुझको अभी तुरंत छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है कि ऐसे कितने लोग हैं, क्या है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। मैं इस पे चर्चा आज केवल इसलिए कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में क्या सचमुच ही ओबीसी आरक्षण इतना बढ़ना चाहिए, इस पे भी विचार करने की बात है, क्योंकि राजभवन ने अभी तक रोक के रखा है। भूपेश बघेल की सरकार ने जो अलग अलग जातियों की एक गणना करवाई थी अपने हिसाब से, क्वांटिफाइबल डेटा अलग अलग जातियों के, उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया था कभी, उस रिपोर्ट को उजागर नहीं किया था। इसलिए जिस समय राजभवन में ये विधेयक पहुंचा था, राज्यपाल ने इसको रोक दिया था कि आपने किस आधार पे इन जातियों को आरक्षण दिया है, किस आधार पे आप ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर इतना कर रहे हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था और उसको रोक दिया था। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी जाएगा, अगर पहुंचा हुआ नहीं है तो जाएगा। ओबीसी एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी था। देश के ओबीसी के एक सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल पिछले चुनाव में राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे, मुख्यमंत्री भी थे 5 साल के, उसके पहले 5 साल शायद वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बड़े नेता थे, लेकिन वो मुद्दा कांग्रेस के काम आ नहीं पाया था। यहाँ पर कांग्रेस सरकार चुनाव हार गई थी, विधानसभा के चुनाव में खासी दुर्गति से हारी थी, उसकी उम्मीदें बहुत थी, पूरी चकनाचूर हो गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश को देखते हुए, महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को देखते हुए, बिहार की जाति जनगणना जो हो चुकी है उसको देखते हुए, और छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का जो विधेयक पास हुआ है उसको देखते हुए, इस बारे में नए सिरे से एक चर्चा की ज़रूरत है, जो कि आज यहाँ पे करना मुमकिन नहीं है। वो चर्चा बड़ी लंबी होगी। हम कोशिश करेंगे किसी जानकार के साथ हम यहाँ पर बैठे, बंगाल के इस फैसले को देखें,
छत्तीसगढ़ में आज क्या स्थिति है उसके बारे में देखें, क्या हकीकत है, क्या होने जा रहा है। यहाँ पर चुनाव हो चुका है छत्तीसगढ़ में, इसलिए आज गृह मंत्री विजय शर्मा जो बोले न बोले उसका कोई छत्तीसगढ़ पे असर नहीं पड़ना है। लेकिन बंगाल के हाई कोर्ट के, कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को लेकर अमित शाह ने जो कहा है उसका असर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ चुनाव बाकी हैं वहाँ पड़ सकता है, वहाँ पड़ेगा। खासकर अमित शाह ने जो कहा है कि 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा दिया ममता बनर्जी ने। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट की सरकार का कोई जिक्र नहीं किया है। मुझको भी अलग से नहीं मालूम है कि वाम मोर्चे की सरकार ने 2010 में ऐसा कोई आरक्षण ममता के मुख्यमंत्री बनने के पहले ऐसा दिया था क्या, सर्टिफिकेट जारी किए थे क्या, अभी वो खुलासा नहीं है। लेकिन बड़ा मुद्दा है, आप भी इसके बारे में सोच के रखिए। आप किसी भी तबके के हों, अगर आप एसटी एससी तबके के हैं तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इस आरक्षण, इस फैसले से आपकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा। वो आरक्षण सुरक्षित है अभी, हालांकि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है। आदिवासी इलाकों में मुझको दीपक बैज, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, वो मुझसे मिलने आए थे। वो कह रहे थे आदिवासी इलाकों में ये बात बहुत तेज़ी से घर कर गई है कि अगर देश में मोदी की सरकार दोबारा बनेगी तो वो संविधान बदलेगी और एसटी एससी आरक्षण खत्म करेगी। हालांकि मोदी सरकार, मोदी के लोग, अमित शाह, नरेंद्र मोदी बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये प्रचार झूठा किया जा रहा है, हम कोई संविधान नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन इसकी शुरुआत तो कर्नाटक के एक भाजपा के बड़े नेता के बयान से ही चालू हुई थी, जिन्होंने कहा था कि हमको 400 सीटों की ज़रूरत इसलिए है कि हम संविधान बदल सकें, हमको संविधान बदलना है। उन्होंने कहा था, भाजपा के और 2-3 लोगों ने कहा था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये तमाम मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे हैं। आप अपने आसपास के लोगों से इसकी बात कीजिए। आप चाहे किसी भी वर्ग के हों, आप चाहे ओबीसी के हों, अनारक्षित वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के हों, आपको इतना जागरूक रहना चाहिए कि इस मुद्दे पर चर्चा करें। मैं आज यहाँ पर इस चर्चा को किन्हीं निष्कर्षों तक नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा जटिल मुद्दा है ये, इसको एक बार में मैं ख़त्म नहीं कर सकता। यहाँ पर आप सोच के ज़रूर देखिएगा इस बारे में। देश का ओबीसी आरक्षण, प्रदेश का ओबीसी आरक्षण, जिस प्रदेश में भी आप हैं, वो कैसा है, किन जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, क्या 50% की जो संवैधानिक सीमा है उसके ऊपर जाके भी मिलना चाहिए क्या वो जायज़ है या नहीं है, क्या संसद को या सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर ऐसी किसी सीमा के बारे में विचार करना चाहिए, क्या क्रीमी लेयर जो है 8 लाख रुपए सालाना का ये बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसके बारे में सोचिएगा, ये देश का एक असल मुद्दा है। इसके बारे में सोचिए, विचारिए, थोड़ा सा आप भी पढ़िए। मैं सारा का सारा ज्ञान यहाँ 20 मिनट में नहीं दे पा रहा हूँ आपको, मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ। आगे आप पढ़ के देखिएगा, बात कीजिएगा लोगों से, क्या होना चाहिए। आरक्षण छोटा मुद्दा नहीं है। चुनाव के नतीजे जो भी हों, और अभी तो 4 तारीख की शाम तक नतीजे भी बाकी हैं, बात करके देखिए आसपास के लोगों से कि ओबीसी आरक्षण क्या मुद्दा है, हमारे प्रदेश में क्या है, दूसरे प्रदेश में क्या है। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को देखिए, ये सब देखकर इस पे चर्चा ज़रूर कीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपके बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे आप किसी भी तबके के हों। हम फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए इसको, इसके लिंक और दोस्तों को भी भेजिए, इस बारे में चर्चा कीजिए। चलते चलते एक छोटी सी सलाह ये कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो तंबाकू को छोड़ दीजिए, वरना तंबाकू आपको नहीं छोड़ती है, आप उसको थामे रहते हैं। तंबाकू मौत को न्योता देकर बुलाती है और बतलाती है कि ये आदमी एकदम फिट है तुम्हारे लायक। आदमी क्या, कोई महिला भी अगर शौक रखती है तो वो भी, तो छोड़ दीजिए इसको, तंबाकू को। अपने परिवार के साथ अच्छे से, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से जीते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए।
हम अपने दर्शक कम होने देना नहीं चाहते। फिर मिलेंगे।